एक होता है आपका पॉजिटिव सिलेक्शन और दूसरा होता है आपका निगेटिव सिलेक्शन। ठीक है, तो पॉजिटिव सिलेक्शन एंड निगेटिव सिलेक्शन जो है, इसमें आपके 99% जो सेल्स होते हैं इसको रिमूव किया जाता है। ये जो 99% आपके सेल हैं, इनको रिमूव क्यों किया जाता है? क्योंकि ये प्रोसेस में ये एमएससी रेस्ट्रिक्शन शो नहीं करते। ठीक है, उसके बाद में सेल्फ टॉलरेंस ये डेवलप नहीं कर पाते, तो इसलिए इनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव सिलेक्शन में क्या होता है और निगेटिव सिलेक्शन में क्या होता है? पॉजिटिव सिलेक्शन में सबसे पहले आपका जो भी टी सेल प्रिकर्सर रहेगा, इसमें नंबर ऑफ जीन का एक्सप्रेशन होता है। अब जीन का एक्सप्रेशन होगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिग्नल देना पड़ेगा, बराबर। तो जीन एक्सप्रेशन के लिए जो भी आपको सिग्नल चाहिए वो सिग्नल कौन प्रोवाइड करता है? स्ट्रोमल सेल नेटवर्क। ठीक है क्या? तो ये आपका जो स्ट्रोमल सेल नेटवर्क रहेगा इसको इंड्यूस करेगा। ठीक है, आपके जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पे आपके पास टी सेल रिसेप्टर्स CD4, CD8 और बाकी के रिसेप्टर जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अपन ने टी सेल में पढ़ा था कि उसके बाद टी सेल रिसेप्टर CD2, CD3 होता है, CD4 अगर है तो वो TS सेल होता है, CD8 अगर है तो वो TC सेल होता है। बट जो आपका इमैच्योर थाइमोसाइट है, ये इमैच्योर थाइमोसाइट के पास में CD4 एज वेल एज CD8 ये दोनों भी रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है डबल पॉजिटिव डीपी। ठीक है, मतलब CD8 एंड 4 पॉजिटिव ये दोनों भी है डबल पॉजिटिव। ठीक है, तो आप ये जो इमैच्योर थाइमोसाइट्स है इसको भेजोगे फर्स्ट पॉजिटिव सिलेक्शन के लिए। तो पॉजिटिव सिलेक्शन में क्या होता है? तो पॉजिटिव सिलेक्शन में हमारे जो भी स्ट्रोमल सेल्स होते हैं जिसमें एपिथेलियल सेल्स है, मैक्रोफेजेस है, ठीक है, डेंड्राइटिक सेल्स है, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल। तो एपिथेलियल सेल में अपने बोला था कि एपिथेलियल सेल जो है ये आपका नियर अबाउट 50 थाइमोसाइट्स को कवर करता है, उसके साथ में इंटरेक्ट करता है और उसका मैचुरेशन करता है, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इसलिए अपन उसको नर्स सेल बोला था। पॉजिटिव सिलेक्शन में यही आपके स्ट्रोमल सेल नेटवर्क के जो सेल है जैसे एपिथेलियल सेल है, ये क्या करता है? आपके थाइमोसाइट को एमएससी मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करता है। एमएससी मॉलिक्यूल अगर आप प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा? ये क्लास 1 एज वेल एज क्लास 2 दोनों को एक्सप्रेस कर सकता है। तो क्लास 1 एंड क्लास 2 को एक्सप्रेस करने के बाद जो सेल एमएससी के साथ में बाइंड होते हैं, ठीक है, जो सेल एमएससी के साथ में बाइंड होते हैं उसको अपन इस टेस्ट में पास कर देंगे, मतलब ये हमारे काम के हैं। बट जो एमएससी के साथ में बाइंडिंग ही नहीं कर रहे, टी सेल रिसेप्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि टी सेल रिसेप्टर जो है ये रिकॉग्नाइज करता है किसको? आपके एंटीजन का फ्रैगमेंट जिसको अपन एपिटोप बोलते हैं। ठीक है, और ये एपिटोप किसके साथ में प्रेजेंट होना चाहिए? एमएससी के साथ। तो
MSC क्लास 1 या 2 के साथ में ये प्रेजेंट होता है, बराबर। और टी सेल रिसेप्टर किसको रिकॉग्नाइज करता है? एंटीजन को, जो आपके MSC के साथ में प्रेजेंट किया गया है। ये फ्री एंटीजन को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। बी सेल रिसेप्टर फ्री एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो टी सेल रिसेप्टर MSC क्लास 1 या 2 में से कोई तो भी एक रिसेप्टर के साथ में बाइंड होना चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तो ही ये इम्यूनिटी डेवलप कर सकता है आगे चल के। अगर ये MSC को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता तो ये हमारे कोई भी काम का नहीं। मतलब अगर इसको अपन सर्कुलेशन में भेज भी देंगे, हमारे बाकी के सेल एंटीजन का प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं MSC के साथ में, बट टी सेल उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए जो सेल MSC को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उसके साथ में इंटरैक्ट नहीं कर सकते, उसको हम एपोप्टोसिस के लिए भेज देते हैं, ठीक है। तो जो सेल आपके इंटरैक्ट नहीं कर रहे किसके साथ में, आपके MSC के साथ में, उनको किसके लिए भेज देंगे अपन? एपोप्टोसिस के लिए भेज देंगे। समझ में आया कि यहां तक? तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव सिलेक्शन। तो पॉजिटिव सिलेक्शन जो है, इसमें जो सेल आपके MSC को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते उसको अपन रिमूव कर देते। तो कुछ सेल आपके पॉजिटिव सिलेक्शन में रिमूव हो गए, ठीक है। उसके बाद में जो सेल पॉजिटिव सिलेक्शन में सिलेक्ट हुए हैं वो दो टाइप के हैं। एक जो MSC क्लास 1 को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और दूसरे जो MSC क्लास 2 को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जो MSC क्लास 1 को रिकॉग्नाइज करते हैं उसको अपन बोलेंगे CD8 पॉजिटिव। तो क्लास 1 को रिकॉग्नाइज करने वाले कौन से सेल हो गए आपके? TC सेल, जो आपके क्या होते हैं? CD8 पॉजिटिव होते हैं। और क्लास 2 को रिकॉग्नाइज करने वाले कौन से सेल होते हैं? TH सेल, जो CD4 पॉजिटिव होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो क्लास 2 को TH सेल रिकॉग्नाइज करता है जिसके पास CD4 होता है, और क्लास 1 को आपके TC सेल रिकॉग्नाइज करते हैं जिसके पास CD8 होता है। तो जिसका इंटरेक्शन क्लास 1 के साथ में सबसे ज्यादा हो रहा है वो आपका डेवलप हो जाएगा किसमें? आपके CD8 में। जिसका क्लास 2 के साथ में इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है वो डेवलप हो जाएगा किसमें? TH में। तो पॉजिटिव सिलेक्शन में हमने ये दो टाइप के सेल को सिलेक्ट किया, जिसमें आपको TH एंड TC ये सेल मिल गए। अब इनको भेजेंगे किसके लिए अपन? तो इनको भेजेंगे अपन निगेटिव सिलेक्शन के लिए, ठीक है। यहां तक अगर अपन पॉजिटिव सिलेक्शन की बात करते तो पॉजिटिव सिलेक्शन में हमने वो सेल को सिलेक्ट किया है जो MSC को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो पॉजिटिव सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी MSC रेस्ट्रिक्शन। MSC के साथ में बाइंड होने के लिए जो भी आपके सेल रिस्पॉन्सिबल है उसको ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करें। तो MSC रेस्ट्रिक्शन डेवलप किया जाता है कहाँ पे? पॉजिटिव सिलेक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका निगेटिव सिलेक्शन। तो सेकेंड प्रोसेस है आपका निगेटिव सिलेक्शन का। और निगेटिव सिलेक्शन में क्या हो रहा है? तो निगेटिव सिलेक्शन क्या प्रोवाइड करेगा हम आगे पढ़ेंगे। निगेटिव सिलेक्शन में क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे आपके जो भी सेल्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे पॉजिटिव सिलेक्शन में, वो एक तो CD4 पॉजिटिव थे या फिर CD8 पॉजिटिव थे, ठीक है।
उनको फिर इंटरेक्ट किया जाएगा किसके साथ में, फिर से आपके एपिथेलियल सेल के साथ। किसके लिए? आपके निगेटिव सिलेक्शन के। तो निगेटिव सिलेक्शन में क्या होता है, आपके जो सेल्स को हमने एमएससी क्लास 1 या क्लास 2 के साथ में इंटरेक्ट करवाया है, उनको भेजेंगे निगेटिव सिलेक्शन के लिए, जो सेल्फ एमएससी और सेल्फ एंटीजन कॉम्प्लेक्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो निगेटिव सिलेक्शन में अब आपका जो टी सेल रहेगा ये इंटरेक्ट करेगा किसके साथ में, तो ये आपका इंटरेक्ट करेगा ये आपका सेल्फ एंटीजन है और एमएससी क्लास 1 और 2 है। ठीक है, ये आपका टी सेल रिसेप्टर है। अब ये जो सेल है आपका, ये CD4 पॉजिटिव या CD8 पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है ना। तो अगर ये आपका एमएससी क्लास 1 को रिकॉग्नाइज करता है, सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, तो ये सेल हमारे कोई काम का नहीं। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पे सेल्फ एंटीजन की बात कर रहे हैं। सेल्फ एंटीजन को अगर कोई भी सेल रिकॉग्नाइज करता है, तो अपन ने कल ही बोला था कि सेल्फ एंटीजन को अगर रिकॉग्नाइज कर रहा है, इसका मतलब ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होगी आगे चल के। तो हम निगेटिव सिलेक्शन में क्या करते हैं, एमएससी के साथ में सेल्फ एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। सेल्फ एंटीजन को अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो और उसके साथ में अगर आपका टी सेल रिसेप्टर इंटरेक्शन कर रहा है, मतलब इसको अगर अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर भेज दिया, तो ये आपके सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा और उसके अगेंस्ट में ही इम्यूनिटी डेवलप करेगा। इसलिए यहाँ पे जो बाइंडिंग करता है, यहाँ पे जो बाइंडिंग करेगा उसको अपन रिमूव कर देंगे। पॉजिटिव में क्या कर रहे थे अपन, जो बाइंडिंग नहीं कर रहा है, एमएससी के साथ में जो बाइंडिंग नहीं कर रहा है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, उसको अपन रिमूव कर देते हैं। निगेटिव में क्या कर रहे हैं, जो बाइंडिंग करता है सेल्फ एंटीजन के साथ, उसको अपन रिमूव करेंगे। इसलिए इसको बुलाया था निगेटिव सिलेक्शन। जैसे अपन बोलते हैं ना, पॉजिटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव टेस्ट, इसका मतलब क्या, जैसे अपन एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम्पल लेते, पॉजिटिव सिलेक्शन का मतलब जिसको 100 में से 40 मार्क्स है, 40 मार्क्स आपका पासिंग मार्क है, 100 में से 40 मार्क जिसको है, तो अपन बोलेंगे कि वो पास हो गया, या 40 के ऊपर जो है वो पास हो गया। निगेटिव सिलेक्शन किसको बोलेंगे, अगर 40 के ऊपर किसी ने मार्क लिया तो वो फेल हो गया, ऐसा अगर आपने बोला तो वो निगेटिव सिलेक्शन हो गया। तो पॉजिटिव सिलेक्शन, यहाँ पे थाइमोसाइट का पॉजिटिव सिलेक्शन जब अपन कर रहे हैं, तो पॉजिटिव सिलेक्शन का मतलब होता है जो एमएससी को रिकॉग्नाइज करता है, बाइंड करता है, वो पास हो गया, उसको बोलेंगे पॉजिटिव सिलेक्शन। दूसरे निगेटिव सिलेक्शन में क्या कर रहे हैं कि जब हम सेल्फ एंटीजन को एमएससी के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं और उसके साथ में अगर टी सेल रिसेप्टर बाइंड हो गया, तो उसको अपन एपोप्टोसिस के लिए भेज देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। तो इसलिए अपन उसको क्या बोल रहे हैं, निगेटिव सिलेक्शन। तो निगेटिव सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ it is responsible for the development of self tolerance। समझ में आया क्या? तो कुछ सेल आपके पॉजिटिव सिलेक्शन में रिमूव होंगे और कुछ सेल आपके निगेटिव सिलेक्शन में रिमूव होंगे। तो पॉजिटिव सिलेक्शन एंड निगेटिव सिलेक्शन दोनों मिला के नियर अबाउट आपके 99% सेल जो है ये आपके थाइमोसाइट से रिमूव किए जाते हैं, उनको एपोप्टोसिस के लिए भेजा जाता है। जो 1% सेल बचा है वही हमारे काम का है, क्योंकि वो सेल्फ एमएससी को रिकॉग्नाइज करते हैं और सेल्फ
एंटीजन एमएससी कॉम्प्लेक्स जो है उसके साथ में बाइंड नहीं करते, मतलब सेल्फ टॉलरेंस है उनके पास में, वो कभी भी सेल्फ एंटीजन के साथ में बाइंडिंग नहीं करेंगे। ये दोनों सिलेक्शन में जो पास हो जाता है उसको बोला जाता है मैच्योर CD4 और CD8 T लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये आपका CD4 या CD8 होगा। CD4 इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ में, आपके MSC क्लास 2 के साथ में। तो CD8 किसके साथ में इंटरेक्ट करेंगे, MSC क्लास 1 के साथ में। ठीक है क्या यहां तक? तो ये हो गया आपका क्लोनल सिलेक्शन, जिसमें दो प्रोसेस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन। यहां तक किसी को अगर डिफिकल्टी होगी तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक किसी को डिफिकल्टी है क्या? चलो, उसके बाद नेक्स्ट लिम्फेटिक सिस्टम की अपन बात करते। तो लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब क्या है? तो जैसे आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें ब्लड सेल्स के अलावा अलग अलग प्रोटीन्स, आयंस, सोल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, बराबर। जहां पे भी आपका कैपिलरी नेटवर्क होता है वहां पे टिश्यू के साथ में ये जो आपका मटेरियल है उसको एक्सचेंज किया जाता है। तो कैपिलरी नेटवर्क में बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ये जो फ्लूइड है ये आपका डिफ्यूज होता है कहाँ पे, टिश्यू में। ठीक है, तो ये आपका टिश्यू जहां पे ये फ्लूइड आपका डिफ्यूज हो रहा है इसको अपन बोलते प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा आपका डिफ्यूज होगा टिश्यू में, इसलिए इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये वापस से कलेक्ट किया जाएगा कहाँ पे, आपके ब्लड कैपिलरीज में। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, टिश्यू के साथ में फ्लूइड को एक्सचेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टिश्यू जो है उसको ऑक्सीजन का जरूरत होता है, न्यूट्रिएंट का जरूरत होता है। ठीक है, तो उसके साथ में अपन क्या करते हैं, फ्लूइड को एक्सचेंज करते हैं। फ्लूइड आपका कैपिलरी नेटवर्क में एक्सचेंज किया जाएगा और उसके बाद में वो जो फ्लूइड रहेगा वो डिफ्यूज होने के बाद में फिर से अपन उसको क्या करते, वापस कैपिलरी में भेजते। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा कि कुछ फ्लूइड जो है ये आपका टिश्यू में ही प्रेजेंट रहेगा। तो जो भी बचा हुआ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको बोला जाता है लिम्फ। ठीक है क्या यहां तक? तो लिम्फ मतलब क्या है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का फ्लूइड है जो ड्यूरिंग एक्सचेंज एट द कैपिलरी नेटवर्क वहां पे रह गया है।
ठीक है, जिसको अपन ने कलेक्ट अपन नहीं कर पाए। अगर हर बार ऐसे हुआ कि अपन ना जो ब्लड है ये टिश्यू के पास में जा रहा है, वहां पे फ्लूइड डिफ्यूज हो रहा है और कुछ फ्लूइड आपका वापस ही नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बार बार अगर अपन ने सिर्फ, अगर आप 0.1% भी कंसिडर करते कि 0.1% फ्लूइड वहां पे बच गया, तो भी हर बार अगर आप ये फ्लूइड थोड़ा थोड़ा 0.1% भी करोगे आप, तो दिन भर में आपका पूरा जो 100% फ्लूइड है वो कहाँ पे चला जाएगा, टिश्यू में चला जाएगा। इसलिए ये जो लिम्फ होता है इसको कलेक्ट करना जरूरी। तो ये लिम्फ को कलेक्ट करने के लिए हम इसको भेजते कहाँ पे, लिम्फेटिक सिस्टम में। तो इसको कलेक्ट किया जाता है द लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो ये आपका लिम्फेटिक कैपिलरी का नेटवर्क है। तो ये आपका लिम्फेटिक कैपिलरी का नेटवर्क, जहां पे लिम्फ जो है, ये लिम्फ को आप कलेक्ट करोगे। लिम्फ कलेक्ट करने के बाद में ये लिम्फेटिक कैपिलरी लिम्फ को भेजेगा कहाँ पे, आपके लिम्फेटिक वेसल्स में। लिम्फेटिक वेसल्स से ये आपका एंटर करेगा कहाँ पे, आपके एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स में, और एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स से ये एंटर करेगा आपके लिम्फ नोड में। ठीक है, जो आपका क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है, लिम्फ यहां पे आने के बाद इसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहां पे, आपके इफरंट लिम्फेटिक वेसल्स के पास। तो ब्लड से फ्लूइड आया आपके टिश्यू में, टिश्यू का जो बचा हुआ आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको अपन ने बोला लिम्फ, और लिम्फ को कलेक्ट किया सबसे पहले किसने, लिम्फेटिक कैपिलरीज ने। लिम्फेटिक कैपिलरीज के बाद में ये लिम्फेटिक वेसल्स के पास में भेजा गया, उसके बाद एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के पास, उसके बाद लिम्फ नोड, और उसके बाद में ये आपका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहाँ पे, इफरंट लिम्फेटिक वेसल्स में। इफरंट लिम्फेटिक वेसल्स के पास आपका लिम्फ आने के बाद इफरंट लिम्फेटिक वेसल्स इसको ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स दी हार्ट। तो ये लिम्फ को भेजता है लेफ्ट, हार्ट के पास में जो लेफ्ट सबक्लेविनल वेन्स होते हैं वहां पे आपका ये सारे लिम्फ को क्या कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। ट्रांसपोर्ट करने के बाद अब जो आपका लिम्फ है वो आ गया किसके पास में, आपके हार्ट के पास में। ठीक है, तो हार्ट के पास में ये फ्लूइड आने के बाद में हार्ट क्या करेगा, इसको ट्रांसपोर्ट करेगा फिर से कहाँ पे, ब्लड के साथ में लिम्फ को मिक्स करेगा, और उसके बाद में इसको ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ पे, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में, मतलब आपके ब्लड में। ठीक है, तो ब्लड का जो वॉल्यूम है
ये आपका मेंटेन हो गया। जो आपका लिम्फ था, ये लिम्फ मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसका लॉस हुआ था कहाँ पे, आपके टिश्यू में। सारे फ्लूइड को अपन ने कलेक्ट नहीं किया था, तो बचा हुआ जो फ्लूइड है उसको आप जब तक सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस नहीं लाते तब तक आपका ब्लड वैल्यूम मेंटेन नहीं होता। तो ब्लड वैल्यूम अगर आपको मेंटेन करना है तो लिम्फ को या जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको आपको वापस लाना पड़ेगा कहाँ पे, सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ये इस पाथवे से आपके ब्लड में वापस लाया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका सिस्टम है इसको बोला जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। यहां तक अगर किसी को डिफिकल्टी होगी तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक किसी को डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हो। देखो यहाँ पे आपका ये लिम्फेटिक पूरा जो सिस्टम है हमारे बॉडी में, इसमें अलग अलग ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं। ठीक है, जैसे आपके पास बोन मैरो, बोन मैरो जो है ये आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है जिसको मैंने रेड से इंडिकेट किया है। ठीक है, थाइमस जो है ये आपको कहाँ पे दिख रहा है, हार्ट के ऊपर, जैसे कि अपन ने बोला था थोरेसिक कैविटी में अबोधी हार्ट। ठीक है, तो ये आपका थाइमस हो गया। उसके बाद ये हो गया आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की अगर बात करते हैं तो ये आपका स्प्लीन। ठीक है, उसके बाद लिम्फ नोड आपके अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं, तो लिम्फ नोड। ठीक है, और ये आपका जो लेफ्ट सबक्लेविन वेन की अपन ने बात की थी। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट सबक्लेविन वेन जहां पे आपका जो फ्लूइड है इसको डंप किया जाता है। तो इफरंट लिम्फेटिक वेसल्स क्या करता है, ये आपका लिम्फ नोड इफरंट लिम्फेटिक वेसल्स इसको लेफ्ट सबक्लेविन वेन में डंप करता है, जो उसको ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे, हार्ट के पास में। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे सेकेंडरी एंड प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है इसके पोजीशंस दिए हैं। तो यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की अगर अपन बात करते तो यहाँ पे आपके पास स्प्लीन है, लिम्फ नोड है और म्यूकोसल एसोसिएटेड टिश्यूज है। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है इसकी अगर अपन बात करेंगे तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रोवाइड साइट फॉर द इंटरेक्शन विद द एंटीजन एंड रिमूवल ऑफ एंटीजन। तो ये आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है ये आपके एंटीजन का रिमूवल साइट होता है जहां पे आपके एंटीजन को रिमूव किया जाता है। तो एंटीजन को रिमूव करने के लिए हमारे पास में इम्यूनिटी के सेल्स होने चाहिए। तो अगर अपन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की अगर अपन बात करते तो इट प्रोवाइड
हेलो, आवाज आ रहा है? Yes, sir. इट प्रोवाइड साइट फॉर द interaction with एंटीजन, जिसका हम प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन करेंगे और उसके बाद में इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करेंगे। ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो होते हैं, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लिम्फोइड फॉलिकल्स। तो जो भी आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, इसकी अपन बात कर रहे हैं किसके लिए? इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करने के लिए। ये एंटीजन को ट्रैप कर रहा है और उसको रिमूव भी कर रहा है, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी भी डेवलप कर रहा है। तो ऐसा क्या इसका स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का, जो आपके इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो जितने भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स is characterized by the lymphoid follicles। लिम्फोइड फॉलिकल्स क्या होते हैं? तो लिम्फोइड फॉलिकल जो है ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड फॉलिकल और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी लिम्फोइड फॉलिकल। ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है? तो प्राइमरी लिम्फोइड फॉलिकल्स जो है, इसमें आपको एक क्लस्टर ऑफ सेल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो जहां पे बंच ऑफ सेल जो है ये आपके पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रेजेंट है, जिसके पास में बी सेल और उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके बी सेल जिनका नंबर ज्यादा है और ये आपके फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल। ये भले ही इम्यूनिटी के सेल नहीं है, कौन से? फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल। इसको अपने कल बोला था कि फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल जो है ये आपका हिमेटोपोइसिस में जनरेट नहीं होता। फॉलिकुलर डेंड्राइटिक, डेंड्राइटिक क्यों बोले? क्योंकि वो डेंड्राइटिक सेल की तरह दिख रहा है, बट ये आपका फैगोसाइटोसिस नहीं कर सकता, ये इम्यूनिटी में इन्वॉल्व नहीं होता, ये सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो बी सेल और फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल अगर आपके यहाँ पे है, तो इसको बोला जाता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड फॉलिकल्स। इन प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, एंटीजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे आपके पास में जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होंगे। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एक्टिवेट होने के बाद ये टीएच सेल का एक्टिवेशन करेंगे और उसके बाद आपका जो प्राइमरी फॉलिकल्स है इसके साथ आपके ये एक्टिवेटेड टीएच सेल इंटरेक्ट कर, और अब यहाँ पे आपका जो प्राइमरी फॉलिकल है ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, जिसका साइज आपका ज्यादा होता है, जिसमें सेल नंबर आपका बढ़ जाता है। ठीक है। और इसमें आपके पास अलग अलग टाइप के सेल्स अभी प्रेजेंट है। तो जो भी बी सेल्स थे, बी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास में ये टी सेल्स आए। ठीक है। टी सेल्स ने बी सेल को एक्टिवेट किया
और बी सेल का अगर एक्टिवेशन होता है तो बी सेल का एक्टिवेशन होने के बाद में क्या होगा, आपके बी सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, आपके प्लाज्मा सेल्स में। ठीक है, तो बी सेल्स जो है ये अगर प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होता है तो प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करेंगे किसको, आपके एंटीबॉडी को। ठीक है, तो ये आपका जर्मिनल सेंटर, जहां पे प्लाज्मा सेल जो है इसका नंबर ज्यादा होता है, और ये ज्यादा, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडी। ठीक है, तो जर्मिनल सेंटर मतलब एक स्पेस जहां पे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास में ये टीएच सेल है। ठीक है, और मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो इसके अलावा जो हमारे पास में फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स एंड बी सेल्स है उसका भी नंबर यहाँ पे है। तो ये आपका बी सेल्स, ठीक है, और उसके बाद में ये आपके फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स। तो कुछ फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल भी है, टीएच सेल भी यहाँ पे आ गए, मैक्रोफेजेस भी आ गए, और आपके पास में जो एक्टिवेटेड बी सेल है उनका कन्वर्शन हो गया किसमें, आपके प्लाज्मा सेल्स में। ठीक है, तो बी सेल्स का कन्वर्शन प्लाज्मा सेल में होने के बाद में यहाँ पे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा, तो अपन इसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, तो लिम्फोइड फॉलिकल्स में लिम्फोसाइट्स होते हैं जिनका एक्टिवेशन होने के बाद में प्राइमरी फॉलिकल्स आपका सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जो भी आपके पास में सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है जिसमें हम सबसे पहला एग्जांपल पढ़ने वाले हैं किसका, लिम्फ नोड का। तो लिम्फ नोड जो है ये बीन शेप आपका स्ट्रक्चर है,